चैप्टर 16 ही और लेक्चर नंबर शायद है 10, 3 फेज एसी सप्लाई। ये शॉर्ट क्वेश्चन लेकिन थोड़ा डिटेल से इसमें एक्चुअली ये ग्राफ बनाना था, इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट और थोड़ा सा इसमें फेज डिफरेंस कम बना है इन दोनों के दरमियान जो ज्यादा होना चाहिए था। बहरहाल तकरीबन इसी तरह बुक से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकल शेप जो अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हेडिंग है हमारे पास इस आर्टिकल की 3 फेज एसी सप्लाई। अब देखिए ये जो हमने एसी जनरेटर लास्ट चैप्टर में पढ़ा था जिसकी इक्वेशन थी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा, या थीटा की जगह पे चाहें तो आप ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम कॉइल को मैकेनिकल वर्क करके रोटेट कराएंगे उस कॉइल का एंगल चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और जब एंगल चेंज होगा तो V की वैल्यू भी EMF की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो इस तरह हमें चेंजिंग EMF मिलेगा जिसको रेड ग्राफ में आप देख सकते हैं जो पहले भी कितनी दफा बन चुका है। तो इस तरह ये चेंजिंग EMF मिलता है और इसकी वैल्यू मेनली डिपेंड करती है एंगल पर। रोटेट करने की वजह से एंगल चेंज होगा और V की वैल्यू भी चेंज होगी। अब जब हम एक कॉइल को रोटेट करा रहे हैं और इससे हम आउटपुट ले रहे हैं, उस आउटपुट की मदद से हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करा रहे हैं। अब जब ये एक तार आम जनरेटर जब हमने पढ़ा था उस तार की मदद से जब हम आउटपुट ले रहे हैं तो इस वायर से जब हम कनेक्शन लेंगे फैक्ट्री में या घरों में, ये हमने कनेक्शन ले लिए, जैसे जैसे हम कनेक्शन लेते चले जाएंगे वैसे वैसे ये ओवरलोड होती चली जाएगी, पोटेंशियल ड्रॉप होता चला जाएगा। तो एंड पर इससे जब हम बहुत ज्यादा कनेक्शन ले लेंगे तो एंड पर पोटेंशियल बहुत कम बचेगा। इसके ओवरलोड होने की वजह से सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे हैं वो हमने इसी पर अप्लाई करा दिए और इस तरह इसका पर लोड बढ़ गया। ओवरलोड होने की वजह से इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से ऑपरेट नहीं होंगे, पोटेंशियल सही प्रोवाइड नहीं होगा। इसको ओवरकम करने के लिए क्या करें? इसी के लिए हम 3 फेज एसी सप्लाई बना रहे हैं कि एक लोड 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं। करते इस तरह है, एग्जाम्पल फैन की ले लें। फैन के साथ मोटर एक होती है इसमें और इसके साथ 3 पर लगे होते हैं। मोटर रोटेट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। जब मोटर रोटेट करेगी तो उसके साथ जो पर 3 लगाए हुए हैं वो भी रोटेट करेंगे। अगर हम बजाय 3 परों के इसके साथ सिर्फ एक पर लगा दें तो अब होगा क्या? जाहिर है वो भी रोटेट करेगा लेकिन उससे हमें आउटपुट कम मिलेगी। एक की बजाय हमने 3 लगा दिए। ठीक है, ये फैन थोड़ा हैवी हो गया है, ये मोटर थोड़ी भारी जरूर हो गई है, इसका वजन हमने ज्यादा कर दिया है, लेकिन 3 पर लगाने की वजह से एयर की रोटेशन बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगी। यही काम अब यहां पर हम कर रहे हैं कि ये एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ पर लगे हुए हैं। इन परों पे जब पानी गिरेगा तो वो इस शाफ्ट को रोटेट कराएगा। पानी गिरने के बाद हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। और फिर इस शाफ्ट के साथ जब हम ये कॉइल अटैच कर देंगे, इस शाफ्ट के साथ ये कॉइल अटैच कर दी तो ये कॉइल भी रोटेट करेगी। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वही स्लिप रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं। तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें EMF वगैरह इंड्यूस्ड हो जाएगा और इस तरह ये हमें आउटपुट मिलेगी। अब बजाय इस तरह करने के एक कॉइल लगाने के अगर हम इसी शाफ्ट के साथ 3 कॉइल लगा दें, ये पहली कॉइल और जाहिर जब 3 कॉइल लगाएंगे तो कटी तो नहीं लगाएंगे, मुख्तलिफ एंगल्स पे लगाएंगे। ये पहली कॉइल आ गई, ये दूसरी कॉइल आ गई और ये तीसरी कॉइल आ गई इसी शाफ्ट के साथ।
तो अब भी शाफ्ट के इन परों पर जब पानी गिरेगा तो उस तरह रोटेट कराना है। और अब इसके साथ कितने कॉइल्स अटैच किए हुए हैं? 3 हमने अटैच किए हुए हैं डिफरेंट एंगल्स पर। हर एक का दूसरे के साथ एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 120। क्यों होगा 120? देखो टोटल एक साइकिल में टोटल एंगल कितने होते हैं? 360। 360 को 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह अगर एक कॉइल 0 के एंगल पर है तो दूसरी उसके साथ 120 और तीसरी 240 के एंगल पर होगी। तो ये 3 कॉइल्स हमने इसके साथ इसी शाफ्ट के साथ अटैच कर दी। अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी, सॉरी ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये कॉइल्स भी रोटेट करेंगे। और किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। रोटेशन की वजह से इन सब में अलग-अलग फ्लक्स चेंज होगा और जब इनमें अलग-अलग फ्लक्स चेंज होगा तो इनमें ये सब में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या उन ईएमएफ की वैल्यूज एक जैसी होंगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज नहीं, एक जैसी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि उनका एंगल सबका मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम नहीं है। अगर मैं सपोज कर लूं मैग्नेटिक फील्ड इस तरह ये अलोंग कोई भी एक्सिस को समझते हुए, तो अगर पहले ये कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये कॉइल, इन दोनों में मैंने एंगल 0, पहले अगर एंगल 0 बना रही है तो 0 एंगल के मुताबिक इसमें वोल्टेज होगा और दूसरी का एंगल 0 तो नहीं होगा, उसके साथ पैरेलल तो नहीं है, वो 120 के एंगल पर। और जब 120 का हम पुट करेंगे तो हमें इसमें इस कॉइल में V की वैल्यू पहले से डिफरेंट मिलेगी। और इसी तरह उसी लम्हे पर जब पहले का एंगल 0 था, दूसरी का एंगल 120 था और तीसरी का एंगल 240 है, तो फिर जब 240 हम पुट करेंगे तो अब V की वैल्यू दोबारा पहले से डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि चूंकि हर एक कॉइल का एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम नहीं है, तो हर एक कॉइल हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या पोटेंशियल या करंट जो हमें देगी वो एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा अपने अपने एंगल्स के मुताबिक। तो इसलिए हम इसको 3 फेज एसी सप्लाई का नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं 3 फेज एसी सप्लाई के हर एक कॉइल जो सप्लाई दे रहा है वो अपने एंगल के मुताबिक दूसरे से डिफरेंट दे रहा है, तो फिर ये कहलाएगा 3 फेज एसी सप्लाई। पहले एंगल 0 तो उस वक्त उसकी वोल्टेज 0, लेकिन उसी वक्त दूसरी का एंगल 120 तो इसकी वोल्टेज कुछ और 120 के मुताबिक इस इक्वेशन में पुट करते हुए, और उसी लम्हे पर पहली जिस लम्हे पर पहली का 0 था दूसरी का 120, उसी लम्हे पर तीसरी का एंगल 240, तो 240 की वजह से उसका पोटेंशियल पहली दोनों से डिफरेंट। तो इस तरह तीनों अलग अलग पोटेंशियल देंगी। अलग अलग पोटेंशियल का मतलब है अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन सब की पीक वैल्यू सेम होगी, सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वैल्यूज डिफरेंट होगी, जो अभी हम ग्राफ से देखेंगे। तो इस तरह ये जो हमें आउटपुट मिल रही है ये डिफरेंट एंगल्स के मुताबिक डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यूज दे रही है, इसलिए इन शॉर्ट इसको बोलते हैं 3 फेज एसी सप्लाई। ये हेडिंग और इस आर्टिकल की बेस हो गई, हमने समझ लिया। अब शॉर्ट है, आसान सा है, इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं। सपोज ये है वो शाफ्ट जो इधर हमने इसके साथ अटैच है, इसी शाफ्ट के साथ ये 3 कॉइल्स हैं। पहली ये कॉइल जाहिर है हर कॉइल में 2, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक हाई पोटेंशियल पर दूसरा लो पोटेंशियल पर। तो पहली का ये हाई पोटेंशियल और ये लो, दूसरी का भी ये हाई पोटेंशियल और ये दूसरी का ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पर।
तीसरी का भी ये लो पर और ये हाई पर। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों का लो हमने इकट्ठा कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ग्राउंड जीरो वाली को, जिसका पोटेंशियल जीरो हो, उसको हम तारों को जोड़ देते हैं। कभी घरों में भी ये जो बोर्ड लगे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, इनको भी खोल के देखें, इत्तेफाक कभी भी खोलने का इत्तेफाक हो तो चेक करें कि इनमें भी कुछ तारें आपस में जुड़ी हुई होंगी। वो जीरो पोटेंशियल वाली होती हैं, लो होती हैं, ग्राउंडेड कहलाती हैं। उनका पोटेंशियल जीरो हम लेते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ते हुए नेगेटिव से इंडिकेट कर देते हैं। तो इस तरह यहां पर भी तीनों का लो हमने कनेक्ट कर दिया और जोड़ने से ये एक तार के साथ आ गई, यानी ये वाली जो काली तार इंडिकेट की है ये ग्राउंडेड या जीरो पोटेंशियल कहलाएगी। और मिस्त्री हज़रात इसको ठंडी तार बोलते हैं। पोल्स खंभों के ऊपर देखें तो वहां पर भी आपको 4 तारें नजर आएंगी। उन चारों में से एक ठंडी तार या लो पोटेंशियल या जीरो वाली होंगी। बाकी तीनों को लाइव बोलते हैं, गर्म तार या लाइव, वो हाई पोटेंशियल पर होती हैं। तो इस तरह पहली ये हाई पोटेंशियल पर, दूसरी की भी ये हाई और तीसरी की भी ये हाई। इन तीनों में अलग इनके एंगल्स, हर कॉइल के एंगल के मुताबिक इन तीनों में अलग-अलग इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल मिलेगा, सेम नहीं होगा, जो अभी ग्राफ से हम चेक करने लगे हैं। बहरहाल हर एक वायर का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 230 वोल्ट, दूसरी का भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 230 वोल्ट और तीसरी का भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 230 वोल्ट होगा। हर एक का आरएमएस पोटेंशियल, ये अब आरएमएस की बात कर रहा हूं, आरएमएस पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 230 वोल्ट होगा। जबकि कोई सी भी दो लाइव वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वो हमें 400 और एक ये भी आरएमएस है, कोई सी भी दो लाइव वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट तक हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इन्हीं इक्वेशन की वजह से पहली का एंगल, दूसरी का एंगल और फिर उनके एंगल्स की वैल्यू पुट करते हुए पहली का पोटेंशियल, दूसरी का पोटेंशियल और दोनों के दरमियान डिफरेंस लेंगे तो ये कोई से भी दो लाइव वायर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और ये होता है 400 वोल्ट हमारे पाकिस्तान में। जबकि एक फिर हर लाइव वायर का आरएमएस पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 230 वोल्ट है, हर एक का अलग-अलग। अब फिर वही बात जैसे अभी समझाया था कि पहली कॉइल का जिस वक्त अगर ये इसको रिप्रेजेंट भी कर दे यहां पर कि सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो पहली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ जिस वक्त एंगल जीरो, तो उसका ये पोटेंशियल जीरो आ गया उसी इक्वेशन की वजह से। लेकिन उसी वक्त दूसरी कॉइल का एंगल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 120, अब 120 का पोटेंशियल इधर चेक करें, इस रेड ग्राफ से चेक कर लें, ये है 90 का एंगल, ये 180, तो 120 इन दोनों के दरमियान आएगा। सपोज जहां पर इधर, तो 120 के एंगल पर ये पोटेंशियल मिल रहा है, तो जिस वक्त पहली का एंगल 0, दूसरी का एंगल 120 और 120 के मुताबिक दूसरी, ये जो ब्लू से इंडिकेट की है, दूसरी हमें ये पोटेंशियल दे रही होगी। पहली का एंगल 0 तो पोटेंशियल 0, दूसरी का एंगल उसी वक्त उसी लम्हे पर एंगल 120 और 120 के मुताबिक ये पोटेंशियल जो इधर से चेक करके आपको बता दिया। अब ये ग्राफ इस तरह डाउनवर्ड और फिर उसी तरह फिर तो आगे ये बनेगा साइन का। अब तीसरी का एंगल, ये तीसरी है कॉइल, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल उसी लम्हे पर, जिस लम्हे पर पहले का एंगल 0 था, दूसरी का 120 और तीसरी का एंगल आ जाएगा 240। तो रेड ग्राफ से 240 ढूंढते हैं। 240 कहां से पर आएगा?
ये आए 180, ये है 270, 180 और 270 के दरमियान ये 240 और इस तरह ये अप्रोक्सीमेटली 240 पर वैल्यू मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 240 पर। तो जिस वक्त पहली कॉइल का एंगल 0 था उसका पोटेंशियल 0, दूसरी का एंगल 120 और 120 के मुताबिक ये पोटेंशियल, तीसरी का उसी वक्त एंगल 240 है और 240 के मुताबिक ये पोटेंशियल। और इस तरह ग्राफ नीचे जाएगा तो ये भी ग्राफ नीचे आते हुए फिर आगे तो उसी तरह साइन कर्व बनती चली जाएगी। तो आप देख लो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि जिस नंबर पर पहली पोटेंशियल 0 दे रही है, दूसरी का पोटेंशियल उस वक्त 0 नहीं बल्कि एक सर्टन पॉजिटिव वैल्यू और वो डिक्रीज हो रही है, और उसी नंबर पर तीसरी का पोटेंशियल नेगेटिव और वो नेगेटिवली इंक्रीज हो रही है। तो एक का पोटेंशियल 0 हो भी जाएगा तो दूसरे का उस वक्त पोटेंशियल 0 नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, तीसरी का भी उस वक्त कुछ पोटेंशियल 0 नहीं होगा बल्कि कुछ नेगेटिव वैल्यू होगा। तो तीनों अलग-अलग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देंगी जिसको हमने 3 फेज एसी सप्लाई कहा था। अब इसी का फायदा हम उठाते हैं। देखिए टॉर्क जो हमने प्रोड्यूस करना होता है 14 चैप्टर में पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू करंट की वजह से उसकी इक्वेशन है NIAB cos अल्फा। ये जो मोटरें होती हैं, चाहे हमारे फैन की मोटर है, वॉशिंग मशीन की मोटर है, या जिनिंग फैक्ट्री में मोटर्स हैं, या टेक्सटाइल में हैं, या स्टील इंडस्ट्री में है, कहीं पर भी वो इसी के मुताबिक वर्क कर रही हैं। अब देखो जब एक अगर कॉइल है यानी कि रेड ग्राफ सिर्फ और ना हो तो जिस नंबर पर करंट 0 होगा उस नंबर पर टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इस छोटे फैन की जो मोटर है उसको टॉर्क 0 अप्लाई कर रही होगी, यहां पर तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, हल्का इस पर लोड होता है और इनर्शिया की वजह से रोटेट करती रहती है, कोई इतना महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर ये भारी मोटर हो, जिनिंग फैक्ट्री में ऑपरेट हो रही हो, सीमेंट फैक्ट्री में ऑपरेट हो रही हो, तो जिस समय पर इसका करंट 0, इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0, उसी बार टॉर्क भी 0, और जब टॉर्क 0 होगा तो मोटर एकदम बैठ जाएगी। फिर जब करंट बढ़ेगा तो करंट बढ़ने की वजह से टॉर्क बढ़ेगा, और जब टॉर्क बढ़ेगा तो मोटर फिर स्पीड पकड़ना शुरू करेगी। तो इसका भी मतलब ये हुआ कि वहां पर ये जो मोटर है ये स्पीड इसकी फ्लक्चुएट करेगी, सही तरीके से रोटेशन नहीं होगी, और फ्लक्चुएट रोटेशन ना होने की वजह से सही हमें आउटपुट नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? तो भारी जो मोटरें होती हैं वो यही 3 फेज एसी सप्लाई पर वर्क कर रही होती हैं कि अगर किसी नंबर पर एक कॉइल का एंगल 0 भी हो जाएगा, इस तरह वहां पर 3 कॉइल अलग-अलग ये माउंट कनेक्शन दिए जाते हैं। ये पहली आ गई, ये आ गई दूसरी, और ये आ गई जनाब तीसरी, और इनका इन्हीं तारों से अलग-अलग जोड़ कि अगर एक कॉइल का एंगल 0 उसका टॉर्क 0 भी हो जाएगा तो दूसरी का एंगल 0, करंट 0 नहीं, उसका टॉर्क 0 नहीं, वो रोटेशन प्रोवाइड करेगी, और तीसरी भी प्रोवाइड कर रही होगी। तो इसलिए अगर एक कॉइल का एंगल 0 होने की वजह से टॉर्क 0, करंट 0, तो दूसरी कुछ हमें आउटपुट दे रही होगी, तीसरी भी आउटपुट दे रही होगी। नतीजा ये निकलेगा कि हमारी कॉइल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहेगी, उसकी वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन नहीं आएगी, झटके नहीं लगेंगे। इसलिए 3 फेज एसी को सप्लाई को प्रेफर करते हैं। और जैसे शुरू में बताया था, अगर एक ही तार हो, एक जनरेटर में एक ही कॉइल हो, तो सारे कनेक्शन जब इससे लेंगे तो ये ओवरलोड हो जाएगी। लेकिन अब अगर इसकी बजाय अब हमारे पास आउटपुट कितनी आ गई, 3 आ गई, तो फिर पूरा लोड कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा? ऑब्वियसली 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो कोई एक तार भी ओवरलोड नहीं होगी, और इस तरह पूरा लोड हमने इक्वली डिवाइड करके सेफली ऑपरेट करा देंगे।
जब कोई तार ज्यादा ओवरलोड हो जाती है ना, वो ज्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करती है। ज्यादा जब करंट ड्रा करें तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, बर्निंग जल जाती हैं तारें। तो इस तरह जब लोड 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, ओवरलोडिंग खत्म, जलने हीटिंग या डैमेजिंग इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये था 3 फेज एसी सप्लाई। शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके सामने इसमें थोड़ी चीजें समझानी है। ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ आपने थोड़ा सा फेज में कम बना है, कॉम्पैक्ट हो गया है, ये बुक को देखकर उसके मुताबिक चेक कर लेना है। एक्चुअली इस ग्राफ को थोड़ा सा आगे और इसको भी थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए था, वो इस तरह कॉम्पैक्ट हो गया ग्राफ। बहरहाल चलिए ये हमारा आर्टिकल, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज।